Hello everyone, welcome back to Concept Decoder. एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट कंप्लीट हो चुका है, जिसके 4 लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां से आप लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। आज से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वो चैप्टर है आपका रेट एनालिसिस, या फिर इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम देखेंगे। रेट एनालिसिस क्या होता है, इसको देखने से पहले ये हमें जानना जरूरी है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, कितना टाइम लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्या प्री या मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। इसको देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात यह है, पहली बात तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक इसमें है। लेकिन दूसरी साइड देखें तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही वाला चैप्टर है, जहाँ पे जनरली क्वेश्चन एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर भी छोटा है तो वेटेज ज़्यादा है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, प्री प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं प्लस कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस चैप्टर की खासियत तो ये हो गई। एसएससी जेईई एग्जाम में आपको यदि बात करें तो प्री में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं, प्लस मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। प्री में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि क्वांटिटी वगैरह निकालने के लिए, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता है। मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बेहद आसान है, मतलब 5-6 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। 15, 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनका आंसर आप 4-5 लाइन में दे सकते हैं। सिंपल सिंपल कोई क्रॉस सेक्शन दे देगा आपको और बोले क्वांटिटी निकाल के बता दो। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं मेंस में, जब हम पढ़ेंगे तो और डेप्थ में समझेंगे। इसके अलावा किसी भी स्टेट के एएन या जेएन का आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट एएन या फिर जेएन का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आते आते हैं। जिसमें भी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट आती है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है। यदि इस पर्टिकुलर चैप्टर को कम्प्लीटली समराइज करें तो एक पेज में आ जाएगा, मतलब एक टेबल में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम डिटेल में समझेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रेट एनालिसिस क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। किसी भी आइटम का रेट किस किस पर डिपेंड करता है। किसी भी आइटम का रेट किस किस पर डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है। देखो, रेट एनालिसिस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट पता करना, टोटल कॉस्ट पता करना। लेकिन किसी भी आइटम का हम टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, किसी भी आइटम की टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, पहले तो हम समझा रहे हैं रेट एनालिसिस क्या होता है। किसी भी आइटम की आपको कॉस्ट पता करनी है कि इस आइटम का कॉस्ट क्या होगा, तो उस आइटम के कॉस्ट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से इसकी कॉस्ट अधिक हो सकती है, किसकी वजह से कॉस्ट कम हो सकती है, उन फैक्टर को स्टडी करना है। और उन फैक्टर को स्टडी करके फाइनली आप एक रेट बताएंगे, और जिसको हम कहते हैं रेट एनालिसिस। यानी किसी भी आइटम का रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनको स्टडी करना और फाइनली एक रेट बताना। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रेट एनालिसिस या फिर एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो किसी भी आइटम के हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है तो कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए पीसीसी का काम है, पीसीसी कहीं हुई है, तो पीसीसी 20 मीटर क्यूब की मान लीजिए है। तो इस पीसीसी पे टोटल कितना कास्ट लगा, इस पीसीसी में टोटल कितना कास्ट लगा, इसको हमें निकालना है। तुम कैसे निकालेंगे, पीसीसी तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक बल्क नाम है,
इसमें पीसीसी को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं ये जानना जरूरी है। यानी मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल से ये पीसीसी बना हुआ है, फिर जो मटेरियल है उनकी क्वांटिटी क्या क्या है। मान लीजिए पीसीसी बनेगा तो किसका बनेगा, एग्रीगेट कितना है, सैंड कितना है, सीमेंट कितना है। तो पहले तो इसे पता करना पड़ेगा आपको। जब आपको मटेरियल पता लग गया तो इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी भी निकाल लिए। क्वांटिटी के बाद क्या निकालेंगे, इनका रेट क्या है, रेट भी निकाल लिए। मान लीजिए एग्रीगेट आपको लगा 10 मीटर क्यूब, सैंड लगा 8 मीटर क्यूब, और सीमेंट लग गई 10 बैग। एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 बैग। इनका रेट क्या क्या है, इनको रेट जो हम कर लेते हैं रेट भी। मान लीजिए 100 रुपये पर मीटर क्यूब है, और 50 रुपये पर मीटर क्यूब है। पेमेंट भी 400 रुपये पर बैग है। तो इनकी क्वांटिटी इनका रेट इनका मतलब कीमत निकल के आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये इसका, 8×5 = 40, 400 रुपये इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 4000। तो टोटल कितना हुआ, 5400 रुपये। अब मटेरियल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालने के बाद उसका रेट पता किया। रेट पता करने के बाद हमें पैसा निकल के आ गया। लेकिन क्या मटेरियल बस से पीसीसी बन जाएगी, आप मेरे को बताओ, क्या मटेरियल बस से पीसीसी बन जाएगी? नहीं, उस काम को करवाने के लिए कोई ठेका लिया होगा, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा बहुत तो पैसा लेगा ना, फ्री में तो काम करवाएगा नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट को भी ऐड करना पड़ेगा। जो काम हो रहा है उसमें वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, पानी की भी। पानी तो वहाँ के मजदूर पियेंगे भी, साथ के साथ पानी भी लगेगा ना एक कंक्रीट बनाने के लिए। तो पानी का चार्ज कितना है, वाटर चार्ज। तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है हम 10% लेते हैं, और वाटर चार्ज हम 1.5% लेके चलते हैं। यदि आपको एग्जाम में दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इतना ही लेना है, ना तो इससे कम ना तो इससे ऊपर। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%, वाटर चार्ज 1.5%। तो जितना भी आपका ये पैसा है इसमें से हम क्या करेंगे, 1.5% तो ऐड कर देंगे क्या, वाटर चार्ज, और जितना भी पैसा आएगा उसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट आपको निकल के आ जाएगी, जो भी पैसा आएगा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो किसी भी आइटम के कॉस्ट को निकालने के लिए पहले तो फिर क्वांटिटी पता होना चाहिए कि ये आइटम कितना है, क्वांटिटी कितनी थी इसकी, 20 मीटर क्यूब था। फिर उस आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया है वो भी देख लेंगे। फिर उन मटेरियल की क्वांटिटी क्या है ये भी, फिर उनका रेट क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वाटर चार्ज। इतना ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये तरीका होता है। ये हमें किसी भी, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, फिर रोड है, कोई भी चीज़ है जिसका आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब टोटल कॉस्ट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, आइए उनको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ हम कुछ नोट लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, स्लाइड बना के, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो 1 मिनट। ठीक है। मीन्स ऑफ रेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टू फाइंड टोटल कॉस्ट, ये तो पता है। लेकिन एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। In order to determine the rate of a particular item, the factors affecting the rate of the item are studied carefully, and then finally a rate is decided for that item. किसी भी आइटम का रेट डिटरमाइन करने के लिए उसके रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनको स्टडी करना है केयरफुली। इसके बाद क्या बताते हैं हम, रेट। और ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट्स ऑफ एन आइटम, उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट या फिर रेट एनालिसिस। किसी भी आइटम के रेट को निकालने के लिए उसको अफेक्ट करने वाले कारक को हम स्टडी करते हैं, फाइनली हम एक रेट बताते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है रेट को बताने की, इसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स या फिर रेट एनालिसिस।
कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग अपर रेट एनालिसिस, ये आपकी हेडिंग है। या फिर किसी भी आइटम की, किसी भी पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट किस किस पर डिपेंड करती है, इसको देख रहे हैं। तो पहला क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, प्रपोर्शन ऑफ मोटार, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क क्या है? देखो, मान लीजिए स्टोन है, तो स्टोन का यूज तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैशनरी के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। तो यदि मैशनरी के लिए आप करेंगे स्टोन का यूज, तो उसमें कम पैसा लगेगा, उसमें कम पैसा लगेगा। लेकिन यदि इसी स्टोन का उपयोग आप किसके लिए करेंगे? यदि इसी स्टोन का यूज आप करेंगे ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, तो वहाँ पास तो महंगे मिस्त्री भी होंगे ना, सजावटी कार्यों के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए महंगे मिस्त्री होंगे, तो उसकी कास्ट तो बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है कि स्टोन मतलब स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, क्या मैशनरी के लिए कर रहे हैं कि ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही और चीज़ें होती हैं जिस पर डिपेंड करता है आपका रेट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की क्वालिटी क्या है? यदि आप ब्रिक यूज कर रहे हो, तो वो ब्रिक किस क्वालिटी का है? क्या फर्स्ट क्लास का ब्रिक है, सेकंड क्लास का ब्रिक है, थर्ड क्लास का ब्रिक है? यदि फर्स्ट क्लास का ब्रिक होगा तो उसमें ज़्यादा रेट, उसका ज़्यादा रेट होगा, तो पैसा हो ज़्यादा उसमें लगेगा, लेकिन उसका रेट भी हाई होगा। थर्ड क्लास का ब्रिक जो रेट होगा, थर्ड क्लास के ब्रिक का जो रेट होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास कम होगा। तो ये चीज़ें हैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल पर। प्रपोर्शन ऑफ मोटार, मान लीजिए 1:2 का मोटार है, 1:4 का है, 1:6 का है, तो 1:2 का जो मोटार होगा उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। एक पार्ट सैंड है, 2 पार्ट सीमेंट है, एक पार्ट सैंड है, 4 पार्ट, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, एक पार्ट आपका क्या है, मोटार में किसका किसका मिक्सचर होता है, सीमेंट और सैंड का। तो यहाँ पास 1:2 का यदि मोटार है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, 1:4 का तो कम, 1:6 का है तो और कम। तो कितना है, मतलब आप एग्जाम्पल के लिए एक तगाड़ी सीमेंट में 2 तगाड़ी रेता मिला रहे हैं, एक तगाड़ी सीमेंट में 4 तगाड़ी रेता मिला रहे हैं, और एक तगाड़ी सीमेंट में 6 तगाड़ी रेता मिला रहे हैं, तो इसमें कम पैसा लगेगा। लेकिन 1:2 का यदि मोटार आप यूज करेंगे तो इसमें तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो प्रपोर्शन ऑफ मोटार पर भी डिपेंड करता है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी क्या मेथड है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। अगला है क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट्स। देखो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसको बल्क में खरीद रहे हैं या फिर सेपरेट खरीद रहे हैं। मार्केट में यदि आप बल्क में लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपके लिए, लेकिन अलग अलग सामान खरीदेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर एंड देयर रेट्स, किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम होता है तो डिफरेंट टाइप के लेबर की रिक्वायर्ड होती है। मैसन हो गया, बेलदार हो गए, भिस्ती हो गया, सबका अलग अलग रेट होगा, उस पर भी रेट डिपेंड करता है। लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ वर्क, किस लोकेशन पे काम हो रहा है, जिस जगह पे आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ से उस स्थान की दूरी क्या है जहाँ से आपका मटेरियल आ रहा है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल, मान लीजिए आपका इस साइड पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और मटेरियल आपका यहाँ अवेलेबल है, तो यदि कम दूरी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा, ज़्यादा दूरी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। सेम थिंग है कि जिस साइड पे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइड है आपकी, कंस्ट्रक्शन साइड, और वाटर आपका यहाँ अवेलेबल है, तो वाटर को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए भी चार्ज लगेगा ना। इसलिए लिखा है लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ वर्क एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल्स एंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रेट्स। प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस,
कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर काम के लिए। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो रॉयल्टी वगैरह में खर्च लगते हैं। तो जनरल 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है और 1.5% वाटर चार्ज लिया जाता है। ये तो पहले ही बता दिए थे हम आपको। इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज डन फ्रॉम मोर देन 8 किलोमीटर, देखो यदि ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है और यहाँ से मटेरियल आ रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को हम ऐड करते हैं। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, क्या रोड बन रही है या फिर कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। हाइट या लेवल ऑफ वर्क, क्या सब स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है कि सुपर काम हो, सब से ज़्यादा काम होगा एज कम्पेयर टू सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर इसका फोल्डिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और सब स्ट्रक्चर में इसका फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुपर स्ट्रक्चर में ज़्यादा हाइट पे काम होगा तो इसको बोलते हैं चहली, इसका फोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। लेवल ऑफ वर्क क्या है, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। जो लेबर काम कर रहे हैं वो कितना काम कर पा रहे हैं एक दिन में, उनका आउटपुट क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। द रेंज ऑफ लीड एंड लिफ्ट, लीड एंड लिफ्ट की क्या रेंज है, इस पर भी क्या डिपेंड करता है, रेट्स, इस पर भी रेट्स डिपेंड करता है। लीड एंड लिफ्ट किस करते हैं, इन अर्थ वर्क। किसी भी आइटम का जो रेट होता है लीड एंड लिफ्ट के रेंज पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि लीड एंड लिफ्ट का रेंज कितना होता है और लीड क्या होती है और लिफ्ट क्या होता है। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, तो कंटिन्यू इस लेक्चर को कीजिए आप। द रेंज ऑफ लीड एंड लिफ्ट रिक्वायर्ड, तो लीड एंड लिफ्ट का जनरली यूज अपन अर्थ वर्क में करते हैं, लेकिन कई केस ऐसे हैं जैसे रोड का एस्टिमेशन जब पढ़ेंगे आप तो लीड एंड लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए लीड एंड लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को हम यही डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लीड क्या होती है और लिफ्ट क्या होता है, तो इसको आइए देखते हैं क्या होता है। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। 1 मिनट। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से हम कहीं से मिट्टी खोद रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह से मिट्टी खोद रहे हैं और इस मिट्टी को कहीं एम्बैंकमेंट बन रहा है, कहीं एम्बैंकमेंट बन रहा है या फिर कोई हाईवे वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस इस मिट्टी को वहाँ पर आप ले जा रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी को खोद रहे हैं तो कटिंग हुआ, क्या हुआ, कटिंग। और यहाँ पर मिट्टी को हम डाल रहे हैं तो क्या हुआ, आपका फिलिंग। इसको बोल सकते हैं आप हीपिंग भी बोलते हैं, हीपिंग, या फिर डिपोजिशन भी बोलते हैं इसी को। डिपोजिशन आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे देखिए डिपोजिशन, या फिर एम्बैंकमेंट बोल देते हैं, एम्बैंकमेंट। जहाँ पे मिट्टी को हम कटिंग करते हैं उसे कटिंग बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एक्सकवेशन, एक्सकवेशन। अब इस जगह से मिट्टी को खुदाई करेंगे, मिट्टी को यहाँ पे ले जा करके इस मिट्टी को यहाँ पे डाल देंगे, तो जहाँ पे मिट्टी की खुदाई करते हैं उसका भी कोई ना कोई शेप बनेगा। और जहाँ मिट्टी को हम डाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हमें मिट्टी डालनी पड़ रही है, तो यहाँ भी उसका कोई ना कोई सेक्शन होगा, यानी कोई ना कोई शेप होगा। तो किसी भी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे, कोई भी शेप हो उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जहाँ से हम कटिंग किए हैं मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए है, और जहाँ मिट्टी को हम फिल कर रहे हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए है, फीजी, और इसका फीजी ए है। अब इन दोनों के जो फीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग, इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं लीड। ये एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीड। क्या बोलते हैं, लीड। एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग, ये क्या होता है, लीड। जबकि लिफ्ट क्या होता है,
इन दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग के जो वर्टिकल एवरेज डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे? लिफ्ट। क्या बोलते हैं? लिफ्ट। लीड क्या होता है? लीड इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग। लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट इज द एवरेज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग। तो सिंपल है, इसकी डिफिनेशन को हम प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है लीड का डिफिनेशन? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग। कटिंग को हम क्या बोलते हैं? बोरोपिट या फिर एक्सकवेशन। टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग। फिलिंग को क्या बोलते हैं आप? ओके, फिलिंग को हम क्या बोलते हैं? एम्बैकमेंट। फिलिंग को क्या बोलते हैं? एम्बैकमेंट। इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? लीड होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीड के बारे में, जब भी हम अर्थवर्क का एस्टिमेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम मिट्टी को कितने डिस्टेंस पे ला रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं। तो हर एक 30 मीटर पर सेपरेटली इसको कैलकुलेट किया जाता है। आप जहाँ से मिट्टी खोद के ला रहे हैं और जहाँ मिट्टी डाल रहे हैं, तो मान लीजिए उसके बीच की 150 मीटर की डिस्टेंस है। कितनी? 150 मीटर की। तो कितने लीड हो जाएंगे आपके? 5 लीड हो जाएंगे। कितने? 5। बट जो CPWD होता है हर 25 मीटर पर एक लीड को कंसीडर करता है। कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम 30 मीटर ही लेते हैं। और लिफ्ट की डिफिनेशन क्या है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस या फिर हाइट बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग। वही चीज है। ये डायग्राम भी बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, और एक डायग्राम हम आपको बना के भी दिखा दिए हैं। ये आपका क्या है? हीपिंग है या फिर फिलिंग, डिपोजिशन, एम्बैकमेंट, आप जो भी बोलें, जहाँ मिट्टी को डाल रहे हैं उनके नेम है। और ये क्या है? कटिंग, बोरोपिट या फिर एक्सकवेशन। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिलिंग का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो लीड होता है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? लिफ्ट होता है। तो लीड एंड लिफ्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कन्वर्जन देखते हैं लीड एंड लिफ्ट का, को हम लीड को लिफ्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को देखिए। तो हेडिंग बनाइए आप, कन्वर्जन ऑफ लीड एंड लिफ्ट। कन्वर्जन ऑफ लीड एंड लिफ्ट। यदि आपको लिफ्ट दिया हुआ है तो लीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ तरीके हैं, आइए इन्हें सीखते हैं। पहले कॉलम में तो सीरियल नंबर डाल दीजिए, दूसरे कॉलम में आप लिखिए लिफ्ट, तीसरे में लिख लीजिए लीड। सीरियल नंबर 1, यदि आपको लिफ्ट कितना दिया हुआ है? अप टू 3.6 मीटर, अप टू 3.6 मीटर दिया हुआ है। जीरो से लेकर यदि 3.6 मीटर तक आपको लिफ्ट दिया हुआ है, उसको लीड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी लिफ्ट दिया है तो लिफ्ट इंटू 10 कर देते हैं। लिफ्ट इंटू 10, मान लीजिए आपको 2 मीटर लिफ्ट दिया है तो लीड कितना हो जाएगा? 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। सीरियल नंबर 2 में लिखिए 3.6 से लेकर के 6 मीटर तक यदि आपको लिफ्ट दिया है तो लीड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी लिफ्ट दिया है उसका स्क्वायर कर लेना, इंटू 3.3 का मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल क्या है इसका? मान लीजिए आपको 5 मीटर दिया हुआ है लिफ्ट, तो लीड में कन्वर्ट करने के लिए 5 का स्क्वायर इंटू 3.3 करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 3 में लिखिए यदि आपको 6 मीटर से ज़्यादा दिया हुआ है लिफ्ट, 6 मीटर से कितना भी ज़्यादा हो, तो लीड में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपका लिफ्ट दिया है, लिफ्ट इंटू 20। कितना? 20। तो इस तरीके से आप लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या 10 मीटर आपको दिया हुआ है क्या? लिफ्ट, तो लीड कितना हो जाएगा? 120 मीटर। कितना हो जाएगा? 120 मीटर। एज पर दिस रूल
हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीड एंड लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है आपका टास्क या फिर आउटर्न वर्क क्या होता है। टास्क क्या होता है या फिर आउटर्न वर्क क्या होता है। देखो, एक स्किल्ड लेबर के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। एक स्किल्ड लेबर के द्वारा एक दिन में कितने क्वांटिटी ऑफ वर्क किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टास्क या फिर आउटर्न वर्क। उस लेबर का, उस मिस्त्री का जो भी काम कर रहा है उसका टास्क या फिर आउटर्न वर्क होता है। डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज कॉल्ड टास्क या फिर आउटर्न वर्क। जो लेबर है, जो आपको जो काम कर रहा है, जो मैसन है, उसके काम करने की जो कैपेसिटी होती है ना, एक दिन में कितना वो काम कर पाता है, दैट इज कॉल्ड टास्क या फिर आउटर्न वर्क। वो डिफर करता है अलग अलग कंडीशन में, किस आइटम पे काम कर रहा है, क्या वो सब स्ट्रक्चर में काम कर रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, और कहाँ काम कर रहा है। उसके अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वर्क निकल के आता है, एक दिन में कितना काम करता है। यहाँ पे एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएससी जेई के अलावा भी डीएमआरसी, एलएमआरसी का जो एग्जाम होता है, आरआरबी वगैरह, या फिर किसी भी एएन और जेईएन का पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इस टेबल को हमें ध्यान पे देखना है। पहली बात तो है वही लिखा हुआ जो डिफिनेशन हम बताए हैं आपको अभी, वही डिफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वर्क अलग अलग काम के लिए कितना होता है। देखिए, आप अपने कॉपी में टेबल बनाइए। पहले में आपको लिखना है सीरियल नंबर, दूसरा है पर्टिकुलर ऑफ आइटम, थर्ड कॉलम में लिखिए क्वांटिटी, फोर्थ में यूनिट और फिफ्थ में पर डे। पर्टिकुलर आइटम में पहले हम बात करेंगे ब्रिक वर्क की। किसकी? ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क इन लाइम या पेमेंट मोटार। ब्रिक वर्क में चाहे आपका लाइम का मोटार हो चाहे पेमेंट का मोटार हो, मोटार में क्या होता है, सैंड होता है, और इसके अलावा क्या होता है, सैंड के अलावा तो आपका लाइम होगा तो लाइम मोटार हो जाएगा, सैंड प्लस सीमेंट होगा तो सीमेंट मोटार हो जाएगा। में फाइनिंग ज़्यादा आ रही है यार, 1 मिनट। तो सीमेंट में यदि सैंड में यदि लाइम है तो लाइम मोटार, और सीमेंट सैंड में सीमेंट है तो सीमेंट मोटार। तो ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं आप फाउंडेशन में या फिर प्लिंथ में, चाहे वो लाइम मोटार पे कर रहे हो चाहे सीमेंट मोटार पे, तो एक लेबर एक दिन में 1.25 मीटर क्यूब काम कर सकता है। एक मिस्त्री, एक मैसन, पर मैसन की बात है ना, पर डे की बात है। एक मिस्त्री एक दिन में यदि प्लिंथ या फिर फाउंडेशन में ब्रिक वर्क का काम कर रहा है, चाहे लाइम कंक्रीट पे कर रहा हो चाहे सीमेंट कंक्रीट पे, तो एक दिन में 1.25 क्यूबिक मीटर काम कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन आया है, एसएससी जेई में आया है, आप देख लेना। यदि ब्रिक वर्क का काम कर रहा है किसमें, चाहे वो लाइम मोटार हो चाहे सीमेंट का मोटार हो, सुपर स्ट्रक्चर में, तो एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर वो काम कर पाता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपका ग्राउंड सरफेस होता है, ग्राउंड सरफेस से नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्राउंड सरफेस से ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। इसको ध्यान में रखना। तो कितना होता है, 1 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क का काम कर रहा है मड मोटार से, किससे, मड मोटार से, और किसमें कर रहा है, प्लिंथ या फिर फाउंडेशन में। मड मोटार क्या होता है, ऐसा पानी जिसमें क्या होता है, मिट्टी मिली रहती है, सॉइल मिला रहता है। तो मड मोटार की स्ट्रेंथ होती है लो स्ट्रेंथ होती है। कैसी स्ट्रेंथ होती है, लो स्ट्रेंथ होती है। तो एक दिन में 1.5 क्यूबिक मीटर काम करता है एक मैसन। मड मोटार से सुपर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो 1.25 क्यूबिक मीटर एक दिन में। यदि सीमेंट का मोटार है या फिर लाइम का मोटार है, आर्चेस में काम कर रहा है, किस में कर रहा है काम, आर्च में कर रहा है। आर्च क्या होता है, कर्व्ड शेप का होता है आर्च ना, इस टाइप से होता है। तो इसमें काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देखो इसमें डिजाइनिंग मतलब बनावट इसकी कैसी है, कर्व शेप की है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो काम कम होगा। तो कितना काम हो रहा है एक दिन में, 0.55 क्यूबिक मीटर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है।
यदि सब स्ट्रक्चर में वो काम करता है तो ज़्यादा काम कर पाता है, सुपर स्ट्रक्चर में काम करता है तो कम काम कर पाता है। उसका कारण यही है कि यदि सुपर स्ट्रक्चर में काम करेगा तो स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी और सब स्ट्रक्चर में स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि ब्रिक वर्क का काम कर रहा है, चाहे लाइम का मोर्टार हो, चाहे सीमेंट का मोर्टार हो, जय कारचिफ में, जय कारचिफ क्या होता है आपको स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है। जय कारचिफ तो उतना ही काम कर पाता है 0.55 क्यूबिक मीटर। यदि वो ब्रिक वर्क का काम कर रहा है और दीवार आपके पार्टीशन वाल है, मान लीजिए कितने की है 115 mm, 115 mm पार्टीशन वाल है, तो पार्टीशन वाल का मेजर यूनिट क्या होता है, तो दिन में एक मन कितना काम कर पाता है, 5 स्क्वायर मीटर। कितना, स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना। तो ब्रिक वर्क आपका कंप्लीट होता है। ब्रिक वर्क में हमने क्या क्या देखा कि लाइम का मोर्टार हो चाहे सीमेंट का मोर्टार हो, यदि फाउंडेशन या प्लिंथ में काम करेगा या फिर सुपर स्ट्रक्चर में काम करेगा, या फिर हो सकता है कि वो आपका जो मोर्टार हो मड मोर्टार हो। उस कंडीशन में एक मैसन एक दिन में कितना काम कर पाता है उसको हम देख लिए हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्टोन वर्क। स्टोन वर्क क्या होता है? स्टोन वर्क यानी जब पत्थर का हम यूज करते हैं अपने काम में। कोर्स रबल स्टोन मैफिनरी इन लाइम सीमेंट मोर्टार, चाहे लाइम का मोर्टार हो आपका, चाहे सीमेंट का मोर्टार हो। रबल मैफिनरी क्या होती है, फ्लार क्या होता है, मैफिनरी वाले में हम आपको डिटेल में करवाएंगे। तो कोर्स रबल स्टोन मैफिनरी है और आपका ड्रेसिंग भी साथ साथ के साथ में है। तो एक दिन में एक मैफन 0.8 क्यूबिक मीटर काम कर पाता है। ओके। रैंडम रबल स्टोन मैफिनरी, यदि वहाँ पर कोर्स रबल स्टोन मैफिनरी था, यहाँ पर है रैंडम रबल। तो रैंडम रबल स्टोन मैफिनरी है तो एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर काम करता है एक मैसन। एफ्लार मैफिनरी है, चाहे सीमेंट का मोर्टार हो चाहे लाइम का हो, तो 0.4 क्यूबिक मीटर। स्टोन आर्च वर्क है, आर्च वर्क यानी इस तरह कोई वर्क हो रहा है, कर्व शेप का हो रहा है स्टोन पे, तो कितना होता है एक दिन में काम, 0.4 क्यूबिक मीटर। एक, हाँ ठीक है, 0.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ब्रिक वर्क कंप्लीट हुआ। स्टोन वर्क, अगला क्या है आपका, कंक्रीट वर्क। क्या है, कंक्रीट वर्क। तो कंक्रीट वर्क में मान लीजिए लाइम कंक्रीट कर रहा है फाउंडेशन में या फिर फ्लोर में कर रहा है, तो एक मैसन एक दिन में 8.5 क्यूबिक मीटर में कंक्रीटिंग कर पाएगा फाउंडेशन या फिर फ्लोर में। लाइम कंक्रीटिंग रूफ में कर रहा है, छत में कर रहा है, तो एक दिन में 6 क्यूबिक मीटर काम कर पाता है। पेमेंट कंक्रीट, पेमेंट कंक्रीट कहीं भी कर रहा है तो एक दिन में वो 5 क्यूबिक मीटर काम करता है। आरबी वर्क, आरबी वर्क क्या होता है, रेनफोर्स्ड वर्क, वर्क। तो आरबी वर्क एक दिन में एक मिस्त्री 1 क्यूबिक मीटर कर पाता है। आरसीसी वर्क, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यदि आरसीसी का काम है तो एक दिन में 3 क्यूबिक मीटर कर पाता है एक मैसन। अगला है प्लास्टरिंग वर्क। तो प्लास्टरिंग वर्क यदि 12 mm की थिकनेस है प्लास्टर की, सीमेंट के मोर्टार से कर रहा हो चाहे लाइम के मोर्टार से। जनरली आजकल की यदि हम बात करें तो सीमेंट मोर्टार प्रचलन में है, वो आजकल तो कुछ भी दे दे एग्जाम में आपको, तो ध्यान रखना है कि 8 क्यूबिक मीटर, अरे यार क्यूबिक मीटर कहाँ होगा, स्क्वायर मीटर होगा ना। तो दिन में कितना काम कर पाता है एक मैसन, 8 स्क्वायर मीटर पर प्लास्टरिंग कर पाता है, 8 स्क्वायर मीटर पर कर पाएगा वो। पॉइंटिंग का काम यदि है, पॉइंटिंग विथ सीमेंट या फिर लाइम मोर्टार, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा, 10 क्यूबिक मीटर पॉइंटिंग का काम। ओके। अगला टॉपिक है व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग। ये पॉइंटिंग क्या होता है, कमेंट करके आप बताओ मेरे को। व्हाइट वॉशिंग या फिर पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग या फिर कलर वॉशिंग या फिर पेंटिंग वगैरह काम कर रहा है कोई व्हाइट वॉशर, जो वॉशिंग का काम करता है, पेंटिंग का काम करता है उसको पेंटर बोलते हैं। वॉशिंग काम करता है तो क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशर बोलते हैं। ऐसा एक कोट करता है तो 200 स्क्वायर मीटर में कर पाएगा, 3 कोट करता है तो 70 स्क्वायर मीटर पे कर पाएगा एक दिन में।
डोर या विंडो पर पेंटिंग या फिर वार्निशिंग का काम करता है तो 25 स्क्वायर मीटर का काम कर पाएगा एक दिन में। पेंटिंग ये लार्ज सरफेस है, बड़ा सा सरफेस है और एक कोट केवल कर रहा है तो 35 स्क्वायर मीटर में कर पाएगा। डिस्टेम्परिंग यदि एक कोट कर रहा है तो एक दिन में एक पेंटर 35 स्क्वायर मीटर पर डिस्टेम्परिंग कर पाता है। ओके, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेना यार, काम हो जाएगा आपका। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग यदि 2.5 सेंटीमीटर की फ्लोरिंग है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर तो एक दिन में एक मैसन 7.5 स्क्वायर मीटर में क्या कर पाता है, फ्लोरिंग करता है। फिर सुनो, सीमेंट कंक्रीट की फ्लोर है, उसमें फ्लोरिंग करना है आपको, है ना, सीमेंट कंक्रीटिंग की फ्लोरिंग करना है तो एक मैसन एक दिन में 7.5 स्क्वायर मीटर में फ्लोरिंग का काम कर पाता है। जो आपको मेरे टेबल बता रहे हैं यहाँ तक से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तक ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आप एक बार रिव्यू कर लेना। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, अर्थ वर्क से क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी देख लीजिए। अर्थ वर्क, ये सीरियल नंबर था, कोई बात नहीं। अर्थ वर्क का काम कहीं ऑर्डिनरी सॉइल में हो रहा है, सिंपल सी सॉइल है, बढ़िया सा आप खुदाई कर रहे हैं तो आराम से मुलायम सा जा रहा है, सॉफ्ट सॉइल है। कैसी सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है। एक लेबर एक दिन 3 क्यूबिक मीटर मिट्टी को बाहर निकाल सकता है। समझो इसको, मान लीजिए देखो ये सब जो लिखा हुआ है ना, इस वीडियो को हम पहले भी रिकॉर्ड किए थे, इसमें वॉइस प्रॉपर नहीं आई थी, इसलिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ग्राउंड सरफेस है, आप कहीं से मिट्टी खोद रहे हैं तो यदि मुलायम सॉइल है तो एक 3 मीटर मिट्टी खोद नहीं सकते, 3 मीटर क्यूब का है, 3 क्यूबिक मीटर। ये सॉइल है, अर्थवर्क कुछ नहीं है ना ये। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन यानी मिट्टी वाला काम यदि खुदाई का हो रहा हार्ड सॉइल में तो 2 क्यूबिक मीटर एक लेबर एक दिन में। चट्टान है तो 1 क्यूबिक मीटर। यदि प्लिंथ में सैंड की फिलिंग हो रही है, किसकी, सैंड की फिलिंग करवा रहे हो तो एक दिन में एक लेबर 4 मीटर क्यूब सैंड की फिलिंग कर सकता है। तो ये टेबल थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान में रखना है क्योंकि जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लाइम कंक्रीटिंग यदि कहीं करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, फ्रेमिंग को भी पढ़ेंगे। मैफनरी को 2 टाइप मैफनरी आपकी जो होती है, मैफनरी, स्टोन मैफनरी, ब्रिक और स्टोन दोनों को देखेंगे। प्लास्टर देखेंगे, डिस्टेंपिंग कुछ देखेंगे, सबकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे, रेट निकालेंगे, फिर टोटल कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे या प्रेफर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर करने का कोई आपको चार्ज नहीं लगता, ये नॉलेज आपके फ्रेंड्स और दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड होता है। ओके।